सवाल पब्लिक के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो अपनी रणनीति और कूटनीति से देश हित में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां हैं। मोदी को घेरने के लिए एकजुट होने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन गठबंधन छोड़िए, पार्टी में ही नेता एकजुट नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अब राघव चड्ढा को नरेंद्र मोदी से डरा हुआ बताकर उनसे राज्यसभा के डिप्टी लीडर का पद छीन लिया है। कांग्रेस में राहुल गांधी देश और विदेश नीति पर लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी के नैरेटिव की हवा निकाल दी है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। इस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। सो इस करके विपद अगेंस्ट जाओगे तो फिर कार्रवाई होगी। हमें लगता है कि आप पार्टी अब अंतर्द्वंद में फंस गई है कि उनकी प्रतिभा से आप पार्टी कुछ परेशानी के हालात में था। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। क्या वाकई आम आदमी पार्टी अंतर्द्वंद में फंस गई है? क्या नरेंद्र मोदी की वजह से विरोधियों में हड़कंप मचा है? क्या मोदी की नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने ही नेता राहुल गांधी का नैरेटिव ध्वस्त कर दिया है? क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के चलते आपस में ही बंट गई है? क्या आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाने की वजह नरेंद्र मोदी ही हैं? क्या विरोधियों में मोदी का इतना खौफ है कि उनकी पार्टी के अंदर खाने मचे सिर्फ टवल में भी उनको नरेंद्र मोदी ही नजर आ रहे हैं? और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। पहले बात आम आदमी पार्टी में मचे नए घमासान की। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक लेटर सौंपा, जिसमें डिप्टी लीडर के पद से राघव चड्ढा को हटाने और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाने की बात कही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से मौखिक तौर पर यह भी गुजारिश की है कि आम आदमी पार्टी के कोटे से राघव चड्ढा को बोलने का वक्त न दिया जाए। जिसके बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है कि क्या संसद में जनता के मुद्दे उठाना गुनाह है? क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल का सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधी चुनौती दे डाली। राघव चड्ढा ने संसद में उनको बोलने से रोकने को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। राघव चड्ढा को पद से हटाने की असली वजह क्या है? क्या पार्टी लाइन से अलग स्टैंड लेना, या फिर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लेकर एक्साइज पॉलिसी में उनके आरोप मुक्त होने तक चुप रहना, या फिर संसद में मोदी सरकार का खुलकर विरोध नहीं करना, या फिर कोई और वजह राघव चड्ढा के पद छीनने के पीछे है? जैसे ही राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने राघव चड्ढा को घेरना शुरू कर दिया। उन पर सवालों के बाउंसर फेंकने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने संसद में पंजाब की बजाय समोसे जैसे मुद्दों पर बात की, सॉफ्ट पीआर वाले मुद्दे उठाए, असली मुद्दे नहीं उठाए, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए, संसद में वॉकआउट के दौरान विपक्ष का साथ नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय देश छोड़कर चले गए, संसद में नरेंद्र मोदी या बीजेपी पर सवाल नहीं उठाए,
गुजरात में 160 कार्यकर्ताओं पर कथित फर्जी मामलों के दौरान चुप्पी बनाए रखी। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते थे। एक वक्त था जब राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में गिना जाता था। आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि दोनों के बीच विश्वास की डोर टूट गई। फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन उनके बाकी नेता राघव चड्ढा पर वैसे ही हमलावर हैं जैसे स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता अब राघव चड्ढा पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मोदी से डर गए हैं, इसीलिए सरकार के विरोध में जनता के मुद्दे नहीं उठाते। हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जनता के मुद्दे नहीं उठाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब भी राघव चड्ढा को संसद में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कई मुद्दे उठाए, जिसमें पैटर्निटी लीव, शुगर वाटर, एयरपोर्ट पर महंगा खाना, सरपंच पति प्रथा का विरोध, संयुक्त टैक्स फाइलिंग, मोबाइल रिचार्ज प्लान की महंगाई, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, न्यूनतम बैंक बैलेंस, गिग वर्कर्स के अधिकार जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेज का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है, तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। बढ़ती महंगाई, घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। तो हमसे इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं? हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कंपनियां रिकॉग्नाइज करता है, पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन पति पत्नी को एज वन सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो करना चाहिए। 5 नदियों वाला सूबा पंजाब, जो आज सर सबसे बड़ी मार झेल रहा है अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में। लेकिन आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को शायद जनता के मुद्दे नहीं समझ रही। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता राघव चड्ढा से राज्यसभा में डिप्टी लीडर का पद छीनने को एक नॉर्मल प्रक्रिया भी बता रहे हैं। पार्लीमेंट्री बोर्ड का ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ कार्रवाई होगी। श्री राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी इस पद पर थे, उसके बाद राघव जी आए, उसके बाद मैं आज आया हूं, कल को कोई और आएगा। और एनडी गुप्ता जी अभी आज के दिन में हमारे पार्टी के चीफ विप हैं। तो ये जिम्मेदारियों का बदलाव चलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती है हर एक को सीखने का मौका मिले। जहां तक राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी में सफर की बात है, तो उनका आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों से ही जुड़ाव रहा है। 2012 में राघव चड्ढा ने दिल्ली लोकपाल आंदोलन के दौरान राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। 2014 में आम आदमी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता बने। 2015 में पार्टी के सबसे युवा कोषाध्यक्ष बने
2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट से विधानसभा चुनाव जीते। 2020 में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। 2022 में राज्यसभा के सबसे युवा सांसदों में शामिल हुए। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक है। हालांकि राघव चड्ढा ने लंबे समय से पार्टी से दूरी बना ली थी और आप को लेकर कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के वक्त वो यूके में थे। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के बरी होने पर भी एक शब्द नहीं कहा। अब राघव चड्ढा को साइडलाइन करने पर विरोधी पार्टियां भी आप पर सवाल दाग रही हैं। हमें लगता है कि आप पार्टी अब अंतर्द्वंद में फंस गई है और ये अंतर्द्वंद का ही परिणाम है। लगता है कि उनकी प्रतिभा से आप पार्टी कुछ परेशानी के हालात में था, तो हो सकता है कि उनका जो संसदीय परफॉर्मेंस हो उससे अरविंद केजरीवाल जी असहज हो या उनकी पार्टी असहज हो। देखिए, ये मैं फिर से आपको कहूंगा, ये माल के बंटवारे की लड़ाई है और राघव जी को या कोई भी और व्यक्ति हो जो भी वहां से जब उस लुटेरों के गैंग से अगर बाहर आना चाहता है, उसकी आत्मा जाग रही है, तो वहां के भ्रष्टाचार के बारे में, उनकी गंदगी, उनकी लूट, उनके शराब के धंधे, उनके ड्रग के धंधों के बारे में बात करे, जनता वो सुनना चाहती है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को बात बात पर घेरने वाले राहुल गांधी की पार्टी में भी ऑल इज वेल नहीं है। राहुल गांधी हर मंच पर, हर रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। उन पर उनकी विदेश नीति को लेकर, मतलब भारत सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल दागते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के द्वारा बनाए गए नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी रहे आनंद शर्मा ने मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ कर राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अमेरिका ईरान युद्ध पर भारत सरकार की कूटनीति की तारीफ करते हुए आनंद शर्मा ने लिखा, इस संकट में भारत की कूटनीतिक समझदारी संतुलन से भरी रही है, जिससे बड़े खतरों से बचाव हुआ है। भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय एकता और सहमति के साथ होनी चाहिए। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें स्थिति और फैसलों की जानकारी दी है। ये बातचीत जारी रहनी चाहिए। इस समय देश हित में एकजुट और समझदारी भरा रवैया बहुत जरूरी है। इससे पहले शशि थरूर और मनीष तिवारी कई मौके पर मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। I think probably we are doing the right thing because that is really what strategic autonomy is about, the ability to protect your interests and navigate, if I may put it in those words, contradictory impulses. राहुल गांधी और उनके करीबी नेता तेल गैस संकट पर भी मोदी सरकार को घेरने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सरकार के बार बार स्टॉक पूरा होने की बात कहने के बावजूद माहौल यहां तक बनाया गया कि देश में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही ऐसे नैरेटिव को आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बयान देकर इस नैरेटिव को खारिज कर दिया। बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये माहौल बना लिया कि कमी है। पेट्रोल डीजल की कमी और गैस की किल्लत पर सरकार का साफ कहना है कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। कमलनाथ के इस बयान से सवाल ये है कि क्या विरोधियों ने नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए जानबूझकर पैनिक फैलाने की कोशिश की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं। और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी के नैरेटिव की पोल खोल रहे हैं, तो अब राहुल के करीबी नेताओं को सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा। एक और मिसाल है जो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि हमारे देश में एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जयराम रमेश पार्टी में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कमलनाथ गलत बोल रहे हैं। आनंद शर्मा गलत कह रहे हैं, मनीष तिवारी गलत कह रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल गांधी का जो भी नैरेटिव है, चाहे वो विदेश नीति पर नैरेटिव हो या डोमेस्टिक नीति पर नैरेटिव हो, राहुल गांधी एक सीरियल झूठेबाज, सीरियल लायर है, एलओपी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है।
वो विदेश नीति पर सस्ती राजनीति करते हैं। विदेश नीति और तेल गैस क्राइसिस वाले मुद्दे पर पटखनी मिलने के बाद अब कांग्रेस नए मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है। मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो महिला आरक्षण बिल को लागू करने और संबंधित संवैधानिक संशोधनों को पारित करने पर केंद्रित होगा। अब कांग्रेस इसे बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से जोड़कर सरकार को घेर रही है। उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया कि 16, 17 और 18 को जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद, इस चुनाव प्रचार के समय मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता के समय यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी के सारे नैरेटिव एक एक करके ध्वस्त हो जाते हैं, तो क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सत्य और तथ्य के परख की कमी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।